आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का मूल्यांकन, अर्थ, परिभाषा, भूमिका, क्षेत्र एवं शिक्षा में मूल्यांकन के बारे में जानकारी साझा करूंगा। अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो सामान्यतः लोग मूल्यांकन को मेजरमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं। वह ये समझते हैं कि मूल्यांकन का मतलब मेजरमेंट करना। तो इसलिए मूल्यांकन को जानने से पहले मेजरमेंट के बारे में जानना आवश्यक है कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की परिभाषा क्या है और आपका असेसमेंट क्या है। तो आइए हम देखते हैं मापन क्या है। तो अगर हम मापन की बात करें तो मापन एक साधारण शब्द है जिसका प्रयोग आम जीवन में देखा जा सकता है। किसी भी कार्य में जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम इसे जो खरीदना, बेचना आदि की क्रियाओं के रूप में हम इसे देख सकते हैं, या खरीदने बेचने जैसे क्रियाओं में हम अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हम अंक का प्रयोग करते हैं उसे हम मेजरमेंट का एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। तो अर्थात जो आपका मापन है, ये मापन आपके अंक, प्रतिशत आदि पर निर्भर करता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो नियमों के आधार पर किसी वस्तु अथवा घटना को अंक प्रदान करना ही मापन है। तो अगर हम देखें तो नियम के मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि किलोग्राम, कोई वस्तु हम किलोग्राम में जब परचेज करते हैं तो वह एक अंक के रूप में जो है प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर हम किलोमीटर देखें तो वो भी एक अंक के रूप में होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट के जो आपके नियम हैं, वो नियम आपके अंकों के ऊपर निर्धारित हैं। तो मेजरमेंट में क्या है कि किसी भी जो नियम है, जो फॉर्मूला है, उसको हमें अंक के रूप में निर्धारित करते हैं या हम अंक के रूप में देखते हैं, तो उसे हम मापन कहेंगे। तो इस तरीके से हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो मापन है वो आपके अंक के ऊपर निर्भर करता है या अंक के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर असेसमेंट देखें तो असेसमेंट आकलन और टेस्ट जो है आपका जांच को मापन के समतुल्य माना जाता है। मतलब कि जो असेसमेंट है और जो टेस्टिंग है, ये दोनों समतुल्य है। कार्य के रूप में जो है आपका मेजरमेंट और आकलन एक दूसरे के जो है पूरक माना जाता है। जो आपका मेजरमेंट है और आपका जो असेसमेंट है, ये एक दूसरे के पूरक है। परंतु जो आपका आकलन है, आकलन के अंदर जो है आपका मेजरमेंट आता है, ठीक। और संबंधित जो जानकारी है एवं आंकड़े हैं उसको इसके अंतर्गत जो है एकल किए जाते हैं, और एकल करने के बाद जो है हम इसे भिन्न भिन्न रूपों में इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो अगर एक छात्र है, वो विज्ञान के विषय में सपोजेट वो 40 अंक प्राप्त किया है, तो उस छात्र के जो उत्तर पुस्तिका में जो अंक प्रदान जो हम कर रहे हैं आपके 40 अंक, वो एक मापन का उदाहरण है। तो इस तरीके से एक बालक जो है आपके 100 अंक में उसने जो है 40 अंक प्राप्त किया। तो हम इसको कह सकते हैं आकलन, कि एक बच्चे को हमने 100 अंक जो है क्वेश्चन पेपर निर्धारित किया गया है और उसमें एक बालक ने 40 अंक प्राप्त किया। तो जो 40 अंक प्राप्त किया है इसको हम जो है आप मेजरमेंट कहेंगे, और जो 40 में जो 100 में जो 40 अंक हमने निर्धारित किया इसको हम आकलन कहेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके असेसमेंट में जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किए जाते हैं या एकल किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये असेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद अगर हम आगे इसका देखें इवैल्यूएशन, तो मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन है यह एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, और मूल्यांकन के अंदर ही आपके जो अभी हमने बात किया मेजरमेंट, असेसमेंट, हमने जांच की बात किया, टेस्टिंग, ये सब उसके एक छोटे छोटे रूप हैं। अब ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ये आपका एक मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन में एक छोटा सा यहाँ आपका असेसमेंट है, यहाँ आपका जो है टेस्टिंग है, यहाँ आपका मेजरमेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है एक व्यापक रूप है, उसमें जो है आपका
मापन, जांच आदि ये सारी चीज़ों जो है उससे संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से हम मूल्यांकन को देख सकते हैं। तो अगर हम इसके कंसेप्ट देखें तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन तथा जांच के साथ संबंधित निर्णय लिया जाता है अथवा मूल्य प्रदान किया जाता है। तो यही मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ये मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मेजरमेंट और जांच आपके साथ आकलन ये सारे उसके छोटे छोटे रूप हैं और इन्हीं सभी को मिलने के उपरांत जो है आपका एक मूल्यांकन जो है निर्धारित किया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये असेसमेंट और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में आप अंतर समझ गए होंगे। एक बार आप पुनः फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो मापन है यह अंक के ऊपर निर्धारित होता है, जैसे कि किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, इस तरीके से। उसके बाद जो आपका असेसमेंट है, असेसमेंट जो है एक निर्धारित जो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने दिया था कि अगर किसी एक बच्चे का हम विज्ञान विषय का हम परीक्षा ले रहे हैं और वो 100 अंक का निर्धारित किया गया है और उसमें बच्चा अगर वो 40 अंक प्राप्त कर रहा है तो उसे हम जो है 100 में अगर वो 40 अंक प्राप्त किया तो इस प्रक्रिया को हम आकलन कह सकते हैं, क्योंकि हम आकलन करने असेसमेंट करने के बाद ही हमने ये निर्धारित किया कि बच्चा 100 में 40 अंक प्राप्त किया, तो इसको हम आकलन कहेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन जो है आपका ये किसी वस्तु को जो है मूल्य प्रदान करता है, या इसमें हम किसी वस्तु का जो है मूल्य प्रदान किया जाता है, वो मूल्यांकन के माध्यम से मेजरमेंट के माध्यम से हो सकता है या आपका जांच के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर परिभाषा देखें, अर्थ देखें इवैल्यूएशन का, तो कह रहे किसी व्यक्ति अथवा समूह का कौशल, ज्ञान, विकास, कार्यक्षमता का वर्तमान स्तर पर पता लगाना जिसका भविष्य में उद्देश्यपूर्ण प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ये मूल्यांकन की यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्किल, नॉलेज, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग ऑफ अन इंडिविजुअल और ग्रुप विच कैन बी यूज पर्पजफुली इन फ्यूचर। मतलब कि जो आपका मूल्यांकन है ये मूल्यांकन को हम व्यक्तिगत तौर पे भी करते हैं और समूह में भी करते हैं, और इस मूल्यांकन में हम एक बच्चे के स्किल का हम असेसमेंट करते हैं, उसके नॉलेज का करते हैं, उसके डेवलपमेंट का करते हैं और साथ ही हम फंक्शनिंग का करते हैं। तो इस तरीके से हम एक बच्चे का ग्रुप या समूह में मूल्यांकन करने के बाद हम उसे उसके जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ उस जो जानकारी है उसको हम एक भविष्य के तौर पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस टर्म्स को हम यहाँ पर एक एक टर्म्स के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि उसमें परिभाषा में प्रोसेस बताया हुआ था। तो अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में हम जो मूल्यांकन है एक प्रोसेस है और यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके चरणबद्ध तरीके से हम जो एक बालक के मापन या हम मूल्यांकन करते हैं, और हम जो भी इसमें जो स्टेप है उसको हम चरणबद्ध तरीके से हम एक सफल रूप में हम उसको मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम संभव करते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जो टर्म्स दिया है आपका फाइंडिंग आउट प्रेजेंट स्टेटस, इसके द्वारा जब भी हम एक बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो इससे हमें उस बच्चे के वर्तमान स्थिति का पता चल जाता है कि वो बालक वर्तमान में किस स्थिति में है, किस स्टेज पर है। तो उसके आधार पर हम उसके भविष्य की प्लानिंग जो है निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर बच्चे के स्किल, नॉलेज और डेवलपमेंट, फंक्शनिंग ये हम असेसमेंट करते हैं। तो इस शिक्षा में हम जानते हैं कि शिक्षा में जो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान के साथ साथ बच्चे के जीवन संबंधी अन्य कौशलों का हम अनुभव उसमें प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ उसका जो उद्देश्य है छात्र के जीवन में विभिन्न जो आपका विकास के क्षेत्र है उसको विकसित करना होता है। और तो अगर हमें उसके विकास के विभिन्न क्षेत्रों को अगर हमें विकसित करना है तो ये उसमें
जो आपका मूल्यांकन है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तभी हम एक बच्चे के जो कौशल या उसके जो नॉलेज, इन सारी चीज़ों का हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अब यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल और ग्रुप। तो हम चूँकि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसके माध्यम से एक व्यक्ति अथवा समूह के सदस्यों को जो है सामूहिक रूप में हम मूल्यांकन जो है किया जाता है। और लोगों की संख्या अगर हम बात करें तो इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो है प्रयोग हम वातावरण में किस प्रकार से कर रहे हैं, जो भी हम समूह में कर रहे हैं या उसको व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, ये भी जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्भर करता है। साथ ही इसमें दिया है कि यूज ऑफ पर्पजफुली इन फ्यूचर। तो भविष्य के में अगर हम देखें तो उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करने के लिए तो आकलन जो करना एक आवश्यक, एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक, इसके परिणाम के आधार पर हम एक बच्चे के भविष्य की रणनीति हम या किसी भी व्यक्ति की भविष्य की रणनीति को हम तय करते हैं। तो ये बहुत ही एक बच्चे के उसके भविष्य की रणनीति के लिए जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है या मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और आगे हम देखें, अगर हम असेसमेंट का अगर हम स्कोप की बात करें, इसके हम क्षेत्र की बात करें, तो आकलन का अगर हम प्रयोग देखें तो आम जीवन के क्षेत्र में संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का एक विशिष्ट स्थान होता है। शिक्षा में आकलन के क्षेत्र में जो अभिप्राय शिक्षा के विभिन्न आयामों में आकलन का जो है प्रयोग से है, अतः आकलन का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में हम जो है इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो जो आपका असेसमेंट है उसका अगर हम स्कोप की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो एक तो यह निर्देशन की प्रक्रिया, दूसरा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है क्लासिफिकेशन। तो ये जो है इस तरीके से हम इन तीनों के माध्यम से, इसके साथ इसमें दिया है मोटिवेशन। तो ये चार ऐसे असेसमेंट के स्कोप होते हैं जो कि एक बच्चे के आकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, हम इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जैसे कि जो भी हम क्लासरूम में एक बच्चे को निर्देशन देते हैं और निर्देशन की प्रक्रिया का हम उपयोग में लाते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे के जो भी है इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक बच्चे के विभिन्न विकास के क्षेत्रों पर जो प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ उसके जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट को जो है विभिन्न रूपों में उसको व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करता है और उससे हम समझ सकते हैं। ठीक, तो मापन जो है एक निर्देशन की प्रक्रिया है जो क्लासरूम के अनुरूप जो है ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देखें तो सपोजेट मान लीजिए एक हम क्लासरूम में अंग्रेजी ग्राफिक हमें बच्चे को सिखाना है, तो हम यहाँ पर एक बच्चे के साथ मौखिक पद्धति का हम प्रयोग करेंगे। तो अब इस मौखिक पद्धति के हमने प्रयोग किया, तो हम आकलन के माध्यम से यह देखेंगे कि बालक ने जो भी हमने उसे मौखिक पद्धति के माध्यम से जो अंग्रेजी ग्राफिक्स सिखाया वह कितने प्रतिशत जो है वो उसको उपलब्धि प्राप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है एक हम मूल्यांकन के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं या मूल्यांकन के माध्यम से हम इस चीज़ को जानते हैं। अगर एक बच्चे को हमने मूल्यांकन किया और 15% ही उसे उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो हम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, एक शिक्षक जो है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसे अन्य विधियों का जो है प्रयोग करेगा, जिससे कि उसका जो अचीवमेंट है 15% से जो है वो ज़्यादा हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। तो इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के माध्यम से जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण पद्धति में जो है सुधार करेगा। तो ये आपका जो है एक असेसमेंट के क्षेत्र में जो है आपका स्कोप है। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर हमें सफल बनाना है तो ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे। जो भी हम ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव वास्तविक रूप में तथ्यों पर आधारित है
या नहीं है, या तथ्यों पर आधारित कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हम आपके असेसमेंट के माध्यम से हम ये सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर असेसमेंट में आपका उद्देश्य है वो आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो वर्गीकरण भी बहुत ही असेसमेंट के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न स्तर के पाए जाते हैं। उसमें कोई बच्चा लो लेवल का होता है, कुछ जो एवरेज आपका बुद्धिलब्धि वाला होता है, कुछ जो है आप कह सकते हैं कि उच्च आईक्यू वाला होता है। तो इस तरीके से बालक होते हैं, तो इन बालकों के बुद्धिलब्धि और एज के अनुरूप जो है उनको अधिगम का इन्वायरमेंट या अधिगम क्षमता का जो है प्रयोग कराया जाता है। तो इस कंडीशंस में जो है एक बच्चे का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना वहाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे का क्लासिफिकेशन कर लें, अगर उच्च कैटेगरी के बच्चे हैं और उनको उच्च कैटेगरी के साथ अगर हम उसे शिक्षण दे रहे हैं, उसी तरह से निम्न कैटेगरी के बच्चा है, तो अगर स्तर का बच्चा है तो उसके साथ हम प्लानिंग करके अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो वो उसके लिए बेटर होगा और वो बेहतर तरीके से उसको समझ कर और सीख पाएगा। तो असेसमेंट के द्वारा हम क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में भी, वर्गीकरण के क्षेत्र में भी इसका स्कोप है। इसके साथ साथ मोटिवेशन, हम असेसमेंट के माध्यम से हम बच्चे को किस तरीके से मोटिवेशन अभिप्रेरित करना है ये भी निर्भर करता है, क्योंकि जब हम एक बच्चे की अधिगम का जब हम मूल्यांकन करेंगे या हम आकलन करेंगे तो उस आधार पर हमें मालूम चलेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया था जो बच्चे के लिए, वो ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है, या उस ऑब्जेक्टिव में हमें किस प्रकार का सुधार करने की ज़रूरत है और किस तरीके से उसे अभिप्रेरित करने की ज़रूरत है। तो ये भी बात जो है आपका असेसमेंट के स्कोप के क्षेत्र के माध्यम से ही ये संभव हो पाएगा। तो ये जो है आपका असेसमेंट है, ये मोटिवेशन के क्षेत्र में भी कार्य करता है। उसके बाद हम देखें, अगर शिक्षा में आकलन की भूमिका देखें, रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिया हुआ है। एक तो इंस्ट्रक्शन, जो अभी मैं बात कर रहा था, निर्देशन का निर्देशन है। उसके बाद आपका प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा आपका जो है आकलन है। तो ये 3 जो है हमारे शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, और ये हमेशा जो एजुकेशन की जो प्रक्रिया चलती है एक उद्देश्य पर जो आधारित होता है, या उद्देश्य पूर्ण जो है निर्धारण होता है, ये हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य के आधार पर हम उसे एजुकेशन देते हैं, और एजुकेशन देने के बाद यह ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बच्चे का जो है आकलन करें। आकलन करने के बाद जो भी हम उसमें जो निर्देशन की ज़रूरत है, उसमें हमें अपने मेथड में बदलाव की ज़रूरत है, हमें अपने टेक्निक्स में बदलाव की ज़रूरत है। तो वो बदलाव करके हम उस जो भी हमने ऑब्जेक्टिव का निर्धारित किया है, उद्देश्य का निर्धारित किया है, वो उद्देश्य बेहतर तरीके से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे कुछ जो है आपका देखा गया है कि मूल्यांकन में जो है आपकी कुछ निम्नलिखित भूमिका दी गई है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है कि निर्देशन में सुधार के लिए जो है आपका ये आवश्यक होता है। ठीक, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें क्या हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम असेसमेंट करेंगे तो उसी के आधार पर हमको मालूम चलेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया था उस बच्चे ने कितने प्रतिशत उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। तो उसके आधार पर हम अपने इंस्ट्रक्शन में, निर्देशन में सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो उद्देश्य प्राप्ति का जो है वर्तमान स्तर का पता लगाना, तो जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि बालक जो है वर्तमान स्थिति में क्या उसका स्थिति है, और जो हमने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य की कितनी बच्चे के अंदर प्राप्त हो गई है। अब उद्देश्य पुनः निर्धारित करने हेतु सुझाव, अगर मान लो हमें ऑब्जेक्टिव हमारा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है तो हमें अपने उद्देश्यों में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आकलन के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। छात्र की उपलब्धि का वर्तमान स्तर पर पता लगाना कि बच्चे ने कितने अचीवमेंट किया, ये आकलन के माध्यम से ही सुनिश्चित हो पाएगा।
उसके बाद जो कक्षा की प्रगति की जांच करना, तो ये भी एक बच्चे के क्लासरूम में वो कितना अचीवमेंट किया है, ये सब भी हम आकलन के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आकलन का बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे हम लैंग्वेज का असेसमेंट कर सकते हैं, हियरिंग का असेसमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन का असेसमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हम असेसमेंट करके हम उसके जो भी क्लास की जो प्रगति है उसके बारे में हम जांच कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो है प्रगति की जांच करना, कि जो भी हम टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या उसमें कितने जो है बदलाव की ज़रूरत है, किस लेवल तक जो है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, या इसमें किसी प्रकार का हमें संशोधन की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो आकलन के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है भाषा का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के हम लोगों ने अर्थ देखा, परिभाषा देखा, भूमिका देखा, क्षेत्र और शिक्षा में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें कि किस प्रकार से और भी हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बनाया जाता है वो आप तक पहुंच सके, आप उस वीडियो के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। और भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भाषा और संप्रेषण पर आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें जो भी ये वीडियो भाषा और संप्रेषण संबंधी बनाया गया, इससे बेहतर जानकारी उस पुस्तक में दिया गया है। तो आप उस पुस्तक को प्राप्त करके भाषा के मूल्यांकन और भाषा संप्रेषण पर आप बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।